बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। तीनों एक दूसरे के करीब करीब मिलते जुलते भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 फोर्सेस स्टेटमेंट है कि पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। Prove that if P cos A plus Q cos of P plus R cos C is equal to 0, then the line of action of the resultant passes through the circumcenter of the triangle. तो क्या है कि 3 फोर्सेस दी हुई हैं P Q R और वो एक ट्रायंगल की साइड्स पे एक्ट कर रही हैं। हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो ये सबसे पहले तो हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा एक ट्रायंगल को। तो ये देखें, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की। इसका नाम हमने रख दिया ए। इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। पॉइंट बी सी के अगेंस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स पी लगेगी, सी ए के अलोंग जो है वो क्यू लगेगी और ए बी के अलोंग आर फोर्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये फोर्स पी, ये फोर्स Q और ये फोर्स हो जाएगी R, राइट। इन एंगल्स को हम क्या देते हैं, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। यहां तक तो क्वेश्चन ठीक हो गया। अब आगे क्या चीज है, अगर हम इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लें तो वो यहां पे क्या दिया हुआ है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पास थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन तीनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट लें तो वो सर्कम सेंटर में से पास होना चाहिए या होता है। तो इसका फिर अब हमें सर्कम सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑन द साइड्स। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, 2 हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया। इसी तरह यहां से इस साइड को हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और फिर इसी तरह यहां से और तीसरी साइड जो ए भी है इसको भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट जिसे हम ओ कह देते हैं। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सर्कम सेंटर, राइट। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं डी, इसको हम कह देते हैं ई और इसको हम कह देते हैं एफ। ठीक है जी, ये हमारे पास एंगल्स ए बी सी आ गए, ये हमारे पास सर्कम सेंटर आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक, ओ से बी तक और ओ से सी तक, इसको अगर हम आर ले लें तीनों का, तो इस आर को हम कहते हैं सर्कम रेडियस, राइट। तो ये चीजें जो हमने यहाँ पे सारी चीज बना दी है, डायग्राम कंप्लीट कर दी है तकरीबन। इसके बाद अब हमने इसको फर्दर मोमेंट्स लेके सॉल्व करना है। तो इस सारी चीज को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। क्योंकि लिखने में ज़रा टाइम लग जाता है तो मैं वो वीडियो जनरली पॉज करके आपका टाइम बचाने के लिए इसको पॉज कर देता हूँ और ये लिखने के बाद दोबारा आता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारा लिख दिया है कि कंसिडर 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी respectively of a triangle as shown in the figure.
जैसे हमने पहले बता दिया है, पी क्यू आर अब इन साइड्स के अलोंग एक्ट कर रही हैं। लेट ए डी बी ई एंड सी एफ बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये वाले, ये ए डी, ये बी ई और ये सी एफ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। एंड ओ बी दी सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये सरकम सेंटर हो गया ट्राइंगल्स का। अब ओ सी ओ ए एंड ओ बी, ये सारे के सारे, ये ओ सी, ये ओ बी और ये ओ ए, ये बराबर है, ये हाँ ये सारे बराबर हैं, ओ सी ओ ए, ओ सी, फिर ओ ए और फिर ओ बी, ये सारे आर के बराबर हैं और इसको हम सरकम रेडियस भी कहते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे अगर मैं फर्ज करें ये हमारे पास इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है और ये पास कर रहा है सरकम सेंटर में से, इसका नाम हम रख लेते हैं आर डैश, क्योंकि आर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो इसका नाम हम आर डैश रख लेते हैं। तो हम मोमेंट लेते हैं। नाउ लेट, पहले ये लिख लेते हैं, लेट आर डैश बी द resultant of given forces and it passes through the circumcenter and it must passes through the circumcenter of the triangle. Therefore, अगर हम मोमेंट ले आर डैश की तो वो इन सारी फोर्सेस के मोमेंट के सम के बराबर होगा। देयरफॉर मोमेंट ऑफ आर डैश will be equal to नहीं, is equal to the sum of moments of all the forces. Therefore, अब हम मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ। अब जब हम आर डैश की मोमेंट लेते हैं अबाउट ओ, यानी ये रिजल्टेंट, अब ये रिजल्टेंट जो है वो ओ में से ही पास कर रहा है। और ये में हम मुतअद्दिद दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ऐसी फोर्स जो उस पॉइंट में से पास कर रही हो जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो उस फोर्स का मोमेंट जीरो के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ही इस पॉइंट से कुछ नहीं है, ये इसी में से पास कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसलिए इस फोर्स का जो मोमेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो आर डैश का मोमेंट, या यहां पे मैं लिख देता हूं आर डैश इंटू जीरो इज इक्वल टू, पहली फोर्स है पी, इन सारी फोर्सेस के, ये चूंकि लिखा है ना मोमेंट ऑफ आर डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, तब इन फोर्सेस का सम हम लेंगे। तो ये पी फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओडी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि ये यहां पे एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है। इसी तरह फिर ये बाकी फोर्सेस का होगा, क्यू फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं P इंटू ओ डी प्लस Q
इंटू ओ ई प्लस आर इंटू ओ एफ, और इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बल्कि इसका भी नहीं देते, इसको भी रहने देते हैं, चूंकि आर डैश 0 0 के बराबर आ गया है। सो दिस इंप्लाइज पी इंटू ओ डी प्लस क्यू इंटू ओ ई प्लस आर इंटू ओ एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम अब क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने किसी तरह से ओडी, ओई और ओएफ की वैल्यूज फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब ओडी अगर हमने मालूम करना है तो देखिए इस जगह पे ये ओडी है, ये हमने मालूम करना है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें डेफिनेटली इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। अब एक पुराना एक थ्योरम है सर्कल का, जो शायद हमने एफएससी या मैट्रिक में पढ़ा है, कि यहां पे अगर एंगल ए है, यहां पे एंगल ए है, तो यहां पे जो एंगल होगा इसका सबटेंडेड एंगल, ये वाला एंगल, इसके एंगल के ऑपोजिट सर्कम सेंटर के बाहर की तरफ का एंगल, ये वाला जिसपे मेरी ये उंगली चल रही है, ये मैं इस पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। यानी यहां पे एंगल ए है तो यहां पे एंगल 2a हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये दरमियान में डिवाइड भी हो रहा है तो ये एंगल भी a हो जाएगा और ये एंगल भी a हो जाएगा। तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस एंगल की, तो ये एंगल a आ जाएगा। राइट, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहां पे जो एंगल होता है, यहां पे मौजूद एंगल उसका डबल होता है, या दूसरे लफ्जों में यहां जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का डबल होगा। सिमिलरली यहां पे सी एंगल है तो यहां पे इसका ऑपोजिट एंगल 2c बनेगा। यहां पे एंगल b है तो यहां पे इसके ऑपोजिट एंगल 2b बनेगा। अब चूंकि यहां पे ये 2a एंगल बन रहा है, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल, ये जिसपे मैंने डबल एंगल लगा दी, डबल लाइन लगा दी, तो ये एंगल हमारे पास है a के बराबर। तो ये एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये बन जाएगा बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ओ, इसमें से हमें चाहिए ओडी, ओडी ओवर ओबी, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कॉस के, तो ये कॉस ऑफ एंगल क्या है, ए एंगल बन रहा है, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए। ठीक हो गया जी। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इंटू कॉस ऑफ ए, और इसको मजीद अगर देखें तो ये ओ डी हमारे पास आ जाएगा। ओ बी किसके बराबर है, ये हमने यहां पे लिखा था, ओ सी, ओ ए और ओ बी ये सारे के सारे आर के बराबर हैं। यहां पर भी आर, इधर आर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इंटू कॉस ऑफ ए, और ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। तो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें सारे करने की जरूरत नहीं है कि हम हर एक को अलग अलग से फाइंड आउट करें। आगे हम लिख सकते हैं सिमिलरली अभी हमने ओ डी निकाला, तो अब आएगा ओ ई इज इक्वल टू समथिंग एंड ओ एफ इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं। देखें, जब ओ डी हमने निकाला, ये ओ डी, इसके सामने एंगल था ए, अब हमने निकालना है ओ बी,
सॉरी ओ ई, तो उसके सामने एंगल होगा बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओ ई बराबर होगा आर कॉस ऑफ बी, और इसको इक्वेशन नंबर नाम हम दे देंगे, इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं। इस इक्वेशन का नाम आ जाएगा इक्वेशन 3, एंड आखिर में है ओ एफ। अब ओ एफ देखें, ओ एफ इसके सामने वाला एंगल बन रहा है सी, तो हम इसकी जगह लिख देंगे सी। ओ एफ इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ सी, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 4। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, ओ डी, ओ ई और ओ एफ। तो इसमें पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज P इंटू ओ डी, ओ डी किसके बराबर है, और कॉस ऑफ ए, प्लस क्यू ओ ई हमने निकाला है आर कॉस ऑफ बी, प्लस आर और फिर स्मॉल आर, क्योंकि ओ एफ बराबर है आर कॉस ऑफ सी, तो यहां पे आ जाएगा आर कॉस ऑफ सी, और इक्वल किसके है, ये 0 के बराबर है। और ये वैल्यूज हमने इक्वेशन 2, 3 और 4 से फाइंड की हैं। तो यहां पे लिख लें आप, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, इसकी ये रीजन लिख दी हमने। अब इन सब में आर 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 कॉमन है, तो यहां से हम आर कॉमन ले लेते हैं। बाकी आ गया हमारे पास P कॉस ऑफ ए प्लस Q कॉस ऑफ बी प्लस आर कॉस ऑफ सी, ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज P इंटू कॉस ऑफ ए प्लस Q कॉस ऑफ बी प्लस आर कॉस ऑफ सी, ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आर जो है वो दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, रेडियस 0 हो गया तो फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बन सकेगी। तो ये आर 0 नहीं होगा, लेकिन ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट दैट वी हैड टू फाइंड आउट। यही हमने प्रूव करना था, hence the result। तो अगर इससे साबित ये हुआ कि रिजल्टेंट अगर इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos ऑफ C। यही हमने स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन के बारे में अगर किसी जगह पे आपको कोई डाउट है, मुझे ज़रूर अपनी आरा से बताएं। अगर सही अच्छी आपको समझ आ गई है तो इसको अप्रिशिएट करना भी आपका हक बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जब तक की इजाज़त।